दोस्तों कुछ साल पहले तक केटीएम सिर्फ एक बाइक नहीं बल्कि हर यंगस्टर का सपना थी। सड़क पर निकले नहीं कि लोग पलट कर देखते थे, इंस्टाग्राम पर फोटो डाली नहीं कि कमेंट्स की बारिश शुरू हो जाती थी। आवाज से ही लोग पहचान लेते थे, भाई केटीएम आ रही है। परफॉर्मेंस, स्टाइल और थ्रिल तीनों का ऐसा कॉम्बो किसी और बाइक में नहीं था। लेकिन आज वही केटीएम धीरे धीरे भीड़ से गायब होती जा रही है। शोरूम्स में सन्नाटा है, कई डीलरशिप्स बंद हो चुकी हैं और जो बाइक कभी वेटिंग लिस्ट में मिलती थी आज उसे बेचने के लिए बायर्स तक नहीं मिल रहे हैं। और तो और लोगों ने तो इस बाइक पर छपरियों की बाइक का टैग लगा दिया है। अब सवाल ये है कि जिस बाइक ने एक टाइम पर पूरे इंडिया की यूथ को दीवाना बना दिया था वो आज ऐसी हालत में क्यों पहुंच गई। आखिर क्या है केटीएम के डाउनफॉल की वजह। और हाँ, केटीएम के पास क्या कोई ऐसा सीक्रेट वेपन है जिसको यूज करके कंपनी अब भी एक दमदार वापसी कर सकती है। चलिए हम पूरी स्टोरी को डिटेल में जानते हैं। केटीएम, जिससे जुड़ा है हर इंडियन यंगस्टर का एक इमोशनल कनेक्शन। लेकिन क्या आप जानते हैं ये बाइक इंडिया की नहीं बल्कि यूरोप के एक छोटे से देश ऑस्ट्रिया की पैदाइश है। साल था 1934 का, जब हंस ट्रंकेनपोज नाम के एक इंजीनियर ने छोटी सी रिपेयरिंग वर्कशॉप शुरू की थी। यहीं से जन्म हुआ केटीएम यानी क्रोनरिप ट्रंकेनपोज मैटिगहोफेन की। शुरुआत में केटीएम रगड स्टाइल यानी मजबूत और उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने वाली मोटरसाइकिल्स बनाती थी। लेकिन 1990s आते आते केटीएम ने खुद को एक नए अवतार में ढाल लिया। अब ये सिर्फ रगड नहीं बल्कि बन चुकी थी स्पीड, परफॉर्मेंस और बोल्ड स्टाइल की पहचान। पर अब सवाल यह है कि केटीएम इंडिया कैसे पहुंची। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2007 से, जब भारत की एक जानी मानी टू व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो ने केटीएम में करीब 14.5% स्टेक खरीद लिए। असल में बजाज को एक ऐसे ग्लोबल पार्टनर की तलाश थी जो परफॉर्मेंस बाइक्स के सेगमेंट में उसकी पकड़ को और स्ट्रॉन्ग बना सके। वहीं दूसरी तरफ केटीएम चाहती थी कि वो इंडिया जैसे प्रॉमिसिंग मार्केट में एंट्री करे जहां बायर्स यंग हैं और नए ट्रेंड्स को तेजी से फॉलो करते हैं। ऐसे में दोनों के लिए ये पार्टनरशिप एक विन विन सिचुएशन होती। और फिर इस तरह से आया साल 2012, जब केटीएम ने ऑफिशियली इंडिया में एंट्री ली और लॉन्च की अपनी पहली बाइक केटीएम ड्यूक 200, जिसकी कीमत थी सिर्फ 1,17,000 रुपए। इतनी कम कीमत में स्पोर्टी, एग्रेसिव और प्रीमियम लुकिंग बाइक ये इंडिया के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, जिसके चलते ड्यूक 200 ने इंडिया में बाइकिंग की डेफिनेशन ही बदल डाली। यहाँ केटीएम ने मार्केटिंग पर भी खूब ध्यान दिया। उसने खुद को ट्रेडिशनल कम्यूटर बाइक से अलग रखते हुए ना माइलेज की बात की और ना ही कंफर्ट के दावे। उसने तो बस शुरू से ही रेसिंग डीएनए और रेडी टू रेस जैसी टैगलाइंस के साथ में खुद को पोजीशन किया, जो कि हर उस यंगस्टर के दिल को छू गई जो कि स्पीड और थ्रिल का दीवाना था। उनके टीवी एड, सोशल मीडिया कैंपेन्स और एग्रेसिव मार्केटिंग ने केटीएम को एक अलग ही लीग में ला खड़ा किया। इस तरह से ड्यूक 200 ने रातों रात इंडिया के यूथ्स के बीच में एक नई दीवानगी पैदा कर दी थी। केटीएम ड्यूक 200 सिर्फ दिखने में दमदार नहीं थी बल्कि चलाने में भी एक अलग ही फील देती थी। इसका लाइट वेट फ्रेम इतना शानदार था कि शहर की भीड़ भाड़ हो या फिर पहाड़ियों के घुमावदार मोड़, हर राइड स्मूथ और मजेदार बन जाते थे। असल में केटीएम का कोर डीएनए था परफॉर्मेंस, एग्रेशन और प्योर रेसिंग स्पिरिट। यही रीजन था कि जहां पहले पल्सर, अपाचे और करिश्मा को परफॉर्मेंस का किंग माना जाता था, वहां पर अब केटीएम राज करने लगा था। धीरे धीरे हर कॉलेज कैंपस में केटीएम ड्यूक एक स्टेटस सिंबल बन गई और यूट्यूब पर भी बाइक्स के स्टंट्स वायरल होने लगे। और फिर कंपनी ने भी इस अपॉर्चुनिटी का बखूबी फायदा उठाया और बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए हर मेट्रो सिटीज में इसके शोरूम्स खोल दिए गए। ड्यूक 200 की धमाकेदार सफलता के बाद साल 2014 में कंपनी ने ड्यूक 390 लॉन्च की, जिसकी कीमत थी 2,05,000 रुपए। और फिर इसने भी मार्केट में परफॉर्मेंस और वैल्यू का नया बेंचमार्क सेट कर दिया। इस बाइक का 390 सीसी का लिक्विड कूल इंजन, 44 bhp की जबरदस्त पावर और स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स पूरी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर बन गए। इसके बाद कंपनी ने इंट्रोड्यूस की अपनी आइकॉनिक आरसी सीरीज, जो दिखने में भी एग्रेसिव थी और चलाने में भी देती थी प्योर रेसिंग वाली फील। असल में केटीएम ने इंडिया में सिर्फ बाइक्स नहीं बेची बल्कि पहली बार इंडिया को इंटरनेशनल लेवल का परफॉर्मेंस बाइकिंग कल्चर दिया। पहाड़ों पर लॉन्ग राइड्स हो या फिर यूट्यूब पर बाइक रिव्यूज, हर जगह केटीएम की प्रेजेंस साफ नजर आने लगी। मतलब केटीएम सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि लाखों लोगों का सपना बन चुकी थी।
लेकिन दोस्तों जितनी तेजी से इस कंपनी की बाइक सफल हुई थी, उतनी ही तेजी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सामने आने लगे और यहीं से अब KTM का डाउनफॉल सा शुरू हो गया। इनफैक्ट वो लोग जो KTM के सबसे बड़े फैन हुआ करते थे, वो भी अब इससे दूर भागने लगे थे। लेकिन ये सब एक दिन या फिर रातों रात नहीं हुआ, बल्कि ऐसा होने के पीछे बहुत सारी कमियां और गलतियां रही जो कि KTM की तरफ से की गई। और इसमें सबसे बड़ी गलती थी प्रैक्टिकलिटी की कमी। यानी अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो लंबी राइडिंग के साथ साथ डेली लाइफ की जरूरतों में भी काम आए, तो KTM इसमें बिल्कुल फिट नहीं बैठती थी, क्योंकि उसके पावरफुल इंजन ट्रैफिक में फंसते ही बहुत जल्दी ओवरहीट होने लगते थे, जिससे शहर में राइडिंग बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती थी। यहाँ तक कि कई बार तो साइड पैनल्स भी इतने गर्म हो जाते थे कि पैर रखने में भी दिक्कत होने लगती। सिर्फ इतना ही नहीं, सस्पेंशन भी इतना हार्ड था जो खराब सड़कों पर चलाते टाइम बॉडी को थका देता था। इसके अलावा राइडर को आगे झुक कर राइड करनी पड़ती थी, जो कि शॉर्ट राइड के लिए तो ठीक था, लेकिन डेली यूज के लिए बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से इसकी पतली और हार्ड सीट की वजह से थोड़ी देर में ही लोगों को कमर दर्द की प्रॉब्लम होने लगती थी। इसके अलावा KTM के साथ माइलेज की भी बड़ी परेशानी थी, क्योंकि जहां इसी सेगमेंट में बाकी कंपनीज की बाइक 40 से 50 kmpl का माइलेज दे रही थी, वहीं KTM की बाइक 25 से 30 kmpl पर ही रुक गई थी। अब क्योंकि पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होते जा रहा था, ऐसे में कम माइलेज मिडिल क्लास कस्टमर्स को परेशान करने लगा था। और दोस्तों प्रॉब्लम्स यही नहीं रुकी, बल्कि समय के साथ KTM की कीमतें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो ड्यूक 200 बाइक पहले 1,20,000 रुपए में मिलती थी, अब वो 2,30,000 रुपए के करीब पहुंच गई थी। ऊपर से सर्विसिंग, इंश्योरेंस और पार्ट्स भी महंगे हो गए थे, क्योंकि जहां एक नॉर्मल 200cc बाइक की बेसिक सर्विस 800 से 1200 रुपए में हो जाती थी, वहीं KTM ड्यूक की बेसिक सर्विस 2500 से 4000 रुपए तक पहुंच गई थी। ऊपर से KTM के हाई परफॉर्मेंस इंजन में सिंथेटिक ऑयल लगता था, जो सिर्फ 1 लीटर ही 1000 रुपए के ऊपर आता था। यानी हम कह सकते हैं कि KTM खरीदने के बाद से लोगों की एक्साइटमेंट बहुत ही जल्द रिग्रेट में बदल जाती थी, क्योंकि ये मेंटेनेंस मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा बर्डन बन जाता था। इसी वजह से कई सारे राइडर्स जो पहले जोश जोश में KTM खरीद लेते थे, वो 6-7 महीनों के अंदर ही उसे बेचने की सोचने लगते थे। अब दोस्तों KTM एक प्रीमियम ब्रांड की तरह अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस पर बेच रही थी, लेकिन उस प्राइस के हिसाब से ना सर्विस अच्छी थी, ना रिलायबिलिटी और ना ही कस्टमर सपोर्ट। हाँ, रॉयल एनफील्ड जैसे कंपनीज ने भी दाम बढ़ाए थे, पर उन्होंने साथ में अपने सर्विस नेटवर्क, बाइक की मजबूती और कस्टमर लॉयल्टी को भी इम्प्रूव किया था। लेकिन KTM ने इन सभी चीजों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से ये सिर्फ एक छोटे से ग्रुप तक सिमटता चला गया, जबकि बाकी कस्टमर तेजी से दूसरे ब्रांड की तरफ स्विच होने लगे। असल में शुरुआत में जब ड्यूक और RC सीरीज लॉन्च हुई थी, तो इन्हें यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन जैसे ही इंडिया में इनकी लोकल असेंबली और पार्ट्स बनने शुरू हुए, तो लोगों ने नोटिस किया कि इसकी क्वालिटी गिरती ही जा रही है। टैंक पैनल्स की फिटिंग जल्दी ढीली पड़ने लगी, फाइबर पार्ट्स कुछ ही महीनों में डल हो जाते और कुछ यूजर्स को तो 6 महीनों के अंदर पेंट उखड़ने और बाइक से अजीबोगरीब आवाज आने जैसी प्रॉब्लम्स आने लगी। और सिर्फ क्वालिटी ही नहीं, मेंटेनेंस और सर्विसिंग ने तो अलग ही हेडेक दे दिया था। कस्टमर्स को बेसिक क्लच केबल जैसे छोटे छोटे पार्ट्स के लिए भी 10 से 15 दिन तक का इंतजार करना पड़ता था। और इन सभी परेशानियों की वजह से धीरे धीरे कस्टमर फ्रस्ट्रेशन खुलकर सामने आने लगा। यूट्यूब वीडियोस, बाइक फोरम, रेडिट और ऑनलाइन कम्युनिटीज पर कंप्लेन की भरमार होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि KTM ने इन कंप्लेंट्स को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। ऐसे में लॉयल्टी गिरती गई और KTM की ब्रांड इमेज भी खत्म होने लगी। और फिर इसका सीधा असर KTM की सेल्स पर भी पड़ा, क्योंकि मई 2023 में जहां कंपनी ने 5115 बाइक्स बेची थी, वहीं मई 2024 में ये घटकर 4525 यूनिट्स ही रह गई, यानी ईयरली बेसिस पर 11.53% तक की गिरावट। इस गिरावट का सबसे बड़ा असर तो तब देखने को मिला जब रिपीटेड बायर्स की भी संख्या घटने लगी, क्योंकि पहले जो राइडर ड्यूक 200 से शुरुआत करता था, वो कुछ ही सालों बाद ड्यूक 390 या फिर RC 390 खरीदने का सपना देखता था। लेकिन अब वही राइडर रॉयल एनफील्ड, यामाहा या फिर TVS जैसे दूसरे भरोसेमंद ब्रांड की तरफ शिफ्ट होने लगा है। और दोस्तों, ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है। पिछले 10 सालों में KTM ने साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप जैसे मार्केट में भी अपनी बाइक्स लॉन्च की थी, लेकिन वहां के भी राइडिंग कल्चर और लोकल जरूरतों को वो समझने में चूक गए। असल में KTM ने हर एक रीजन को एक जैसा ही प्रोडक्ट देने की कोशिश की,
जबकि अलग अलग देशों के राइडर्स की अलग अलग नीड्स थी। जैसे कहीं भरोसेमंद और मजबूत बाइक्स चाहिए थी, तो कहीं ऐसी जो जेब पर भारी न पड़े। और फिर लोगों की उम्मीदों पर खरा न उतरने का नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल लेवल पर भी लोगों का KTM से जुड़ाव धीरे धीरे कम होने लगा। और दोस्तों, इस सब के बीच दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि EVs का भी दौर शुरू हो गया। भारत में रॉयल एनफील्ड, TVS और हीरो जैसी दिग्गज कंपनियां तेजी से इलेक्ट्रिक बाइक्स पर काम करने लगी। वहीं यूरोप और अमेरिका में भी KTM के कॉम्पिटिटर्स EV सेगमेंट में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। लेकिन KTM वो अब भी अपने पुराने पेट्रोल पावर DNA में ही उलझा रह गया। हाँ, उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन उनकी पहली इलेक्ट्रिक बाइक E-Duke टेस्टिंग के फेज से ही बाहर नहीं निकल पाई। कुछ इस तरह से जिस ब्रांड को कभी फॉरवर्ड थिंकिंग और रेसिंग इनोवेशंस के लिए जाना जाता था, वो अब धीरे धीरे ओल्ड स्कूल और आउटडेटेड लगने लगा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ कंपनी ने एक बहुत बड़ी गलती ये कर दी कि डिमांड में लगातार गिरावट आने के बावजूद उसने प्रोडक्शन में कोई कटौती नहीं की। यानी जब लोग कम बाइक्स खरीद रहे थे, तब भी फैक्ट्री के अंदर उतनी ही बाइक्स बनती रही जितना पहले बना करती थी। इससे इन्वेंट्री का बोझ बढ़ने लगा और कंपनी के खर्चे बेकाबू हो गए। और दोस्तों, इस एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती ये हुई कि खर्चों को कंट्रोल करने के चक्कर में KTM ने अपने सबसे अहम हथियार यानी कि R&D का ही बजट घटा दिया, जिसकी वजह से नई टेक्नोलॉजीज पर काम धीमा हो गया और इसका सीधा असर बाइक की क्वालिटी और राइडिंग एक्सपीरियंस पर पड़ा। और इस डाउनफॉल का असर सिर्फ मार्केट इमेज या सेल्स तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कंपनी की आर्थिक हालत भी बुरी तरह बिगड़ने लगी। सिचुएशन तो इतनी खराब हो गई कि KTM की पेरेंट कंपनी पियरर मोबिलिटी AG को पिछले साल बैंकरप्सी की प्रोसेस तक शुरू करनी पड़ी। उस समय कंपनी पर लगभग 2 बिलियन यूरोज यानी करीब 19,000 करोड़ रुपए का भारी कर्जा चढ़ चुका था और इसके ऊपर करीब 2500 क्रेडिटर्स का भी दबाव था। इनमें बैंक ऑफ चाइना, ICBC, हेवलेट पैकार्ड बैंक और इसके अलावा भी कई सारे बड़े इंटरनेशनल बैंक शामिल थे, जिन्हें अपना पैसा वापस चाहिए था। लेकिन KTM के पास उतनी लिक्विडिटी ही नहीं थी। और फिर इस हालात से निकलने के लिए फरवरी 2025 में KTM ने एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान पेश किया, जहां प्रपोजल ये था कि कंपनी अपने लोन का 30% हिस्सा ही चुका पाएगी, बाकी 70% लोन माफ कर दिया जाए। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये रही कि क्रेडिटर्स ने इस प्लान को एक्सेप्ट भी कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि 70% लोन माफ होने के बाद अब भी KTM को 5,200 करोड़ रुपए चुकाने हैं, वो भी 23 मई 2025 के अंदर। लेकिन दोस्तों, ये रिलीफ भी बस पेपर्स पर ही थी। असल झटका तो उन लोगों को लगा जो KTM के बैकबोन थे। सैकड़ों एम्प्लॉइज को महीनों से सैलरी नहीं मिली, डीलर्स को उनका ड्यू पेमेंट नहीं मिला, कई शोरूम्स तो बंद होने की कगार पर आ गए और कुछ पर तो अब ताले भी लग चुके हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी परेशानी यह सामने आई कि KTM के वेयर हाउसेज में करीब 2,65,000 मोटरसाइकिल्स बिना बिके हुए पड़े हैं। यानी बाइक्स तो तैयार हो गई, लेकिन बायर्स ही नहीं मिले। इससे साफ पता चलता है कि डिमांड को लेकर जो प्लानिंग थी वो पूरी तरह फेल साबित हुई। और दोस्तों, अब कंपनी इन बाइक्स को भारी डिस्काउंट पर बेचने की कोशिश कर रही है, ताकि इतना तो कैश फ्लो बना ही रहे कि रोजाना का खर्चा निकाला जा सके। इतना ही नहीं, कुछ देशों में तो 2023 के पुराने मॉडल्स को भी क्लियरेंस सेल में डाल दिया गया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि KTM की पेरेंट कंपनी पियरर मोबिलिटी AG ने एसेट्स बेचने और कुछ कंट्रीज से पूरी तरह एग्जिट करने का भी प्लान बना लिया है, ताकि ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करके सिर्फ कोर मार्केट पर फोकस किया जा सके। लेकिन दोस्तों, अगर ये रिस्ट्रक्चरिंग प्लान भी फेल होता है और जल्दी हालात नहीं सुधरे, तो फिर KTM को कंप्लीट बैंकरप्सी की तरफ जाना पड़ सकता है। इतने बुरे दौर के बाद भी KTM ने पूरी तरह से हार नहीं मानी है। कंपनी ने प्लान किया है कि वो करीब 800 मिलियन यूरोज यानी लगभग 7500 करोड़ का नया फंड रेज करेंगी, ताकि ऑपरेशंस को फिर से ट्रैक पर लाया जा सके। और हाँ, KTM के इस मुश्किल वापसी में अगर कोई सबसे बड़ा हथियार है तो वो है उसके पार्टनर्स, जिन्होंने इस बुरे दौर में भी कंपनी को फिर से खड़ा होने की हिम्मत दी। और इस रेस्क्यू मिशन में सबसे पहला नाम आता है बजाज ऑटो का। बजाज ने KTM में 150 मिलियन यूरोज यानी करीब 1435 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और वो भी उस टाइम पर जब KTM के पास ऑपरेशंस चलाने तक के भी पैसे नहीं बचे थे। बजाज का ये टाइमली सपोर्ट KTM के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुआ है। इसके अलावा 2018 से KTM की पार्टनर रही CF मोटो, जो कि चाइना में KTM का डीलर नेटवर्क संभालती है, वो भी मदद के लिए सामने आई है। CF मोटो ने 350 से 700 मिलियन यूरोज तक का
इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा जताई है, जो कि KTM के फ्यूचर प्लान के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित हो सकता है। और शायद इसी भरोसे पर ही KTM आज पूरे कॉन्फिडेंस से कह पा रहा है, वी आर रेडी टू रेस अगेन। वैसे आपका क्या मानना है, क्या KTM दोबारा कमबैक कर पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।